इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, अल हिंद, ये सब हमारे भारत देश के नाम हैं। इनके अलावा और भी नाम हैं। हम इन नामों का इस्तेमाल रोज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह हिंदुस्तान शब्द असल में आया कहाँ से? यह नाम किसी भारतीय राजा या ब्रिटिश अधिकारी ने नहीं दिया था। इसकी शुरुआत हुई थी हजारों किलोमीटर दूर एक छोटी सी भाषाई तब्दीली से। आज से करीब 2500 साल पीछे प्राचीन पर्सिया चलते हैं। फारसी लोग विशाल सिंधु नदी के पार की जमीन से बेहद प्रभावित थे, यानी कि हमारे भारत देश की भूमि से। लेकिन प्राचीन फारसी भाषा में सा अक्षर का उच्चारण अक्सर हा के रूप में किया जाता था। इसीलिए सिंधु उनके लिए स्वाभाविक रूप से बन गया हिंदू। उस समय हिंदू का मतलब कोई धर्म नहीं था। यह सिर्फ सिंधु नदी के पास रहने वाले लोगों के लिए एक फारसी शब्द था। सदियां बीतती गईं और फारसियों ने इसमें प्रत्यय जोड़ा, स्थान, जिसका अर्थ होता है भूमि या स्थान। दिल्ली सल्तनत और मुगलों के आने तक शाही रिकॉर्ड्स में इस पूरी सरजमी को आधिकारिक तौर पर हिंदुस्तान कहा जाने लगा, यानी हिंदुओं की भूमि या सिंधु के पार का प्रदेश। 5वीं शताब्दी से 18वीं और 19वीं शताब्दी तक हिंदू हमारी भौगोलिक पहचान थी। उसके बाद में यह हमारी धार्मिक पहचान बन गई। जबकि क्रोनोलॉजी तो ये है, जो हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है या फिर जो हमारे वेद हैं, सबसे पुराना कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में हिंदू शब्द का कोई भी कहीं भी वर्णन है ही नहीं। ये हुआ थोड़ा सा इतिहास का ज्ञान। अब मेन मुद्दे पे बात करते हैं। भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। हम भारतीय नागरिक हैं। सत्ता का खेल तो चलेगा। ऐसी विभिन्न संस्कृति और धर्म वाले देश में लोकतंत्र अप्रत्यक्ष होता है। सबसे पहले लोकतंत्र का मतलब बताता हूँ। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। अब बताता हूँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब। इस प्रकार के लोकतंत्र में जनता की राजनीति में अप्रत्यक्ष भागीदारी होती है। जैसे कि जनता अपना एक प्रतिनिधि चुनती है जो कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। अब जानते हैं क्या सच में भारत में लोकतंत्र है? सबसे पहले लोकतंत्र का इतिहास जानते हैं, उसके बाद में आगे की बात करेंगे। हमें अक्सर लगता है कि लोकतंत्र पश्चिम की देन है। प्राचीन भारत में सभा और समिति हुआ करती थी। वैशाली के लिच्छवी जैसे गणतंत्र किसी राजा के आदेश से नहीं बल्कि लोगों की सहमति से चलते थे। लोकतंत्र हमारे लिए नया नहीं है, लेकिन आज हमारे पास लोकतंत्र का जो रूप है उसकी कहानी कुछ और है। 1947 विभाजन और रक्तपात से जन्मा एक राष्ट्र। दुनिया ने भविष्यवाणी कर दी थी कि हम असफल हो जाएंगे। इतनी भाषाओं, जातियों और धर्म वाला देश भला एक साथ वोट कैसे डाल सकता है? विंस्टन चर्चिल ने इसे एक ऐतिहासिक विफलता करार दिया था, लेकिन हमने उन्हें गलत साबित कर दिया। 26 जनवरी 1950 को हमने सिर्फ एक संविधान नहीं लिखा, हमने एक सामाजिक समझौता किया। हमने चुना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। चाहे राजा हो या रंक, ब्राह्मण हो या दलित, हर व्यक्ति का एक वोट। यह मानव इतिहास का सबसे साहसी राजनीतिक प्रयोग था। लेकिन भारत में लोकतंत्र किसी खाली जगह में नहीं पनपता। यह धर्म की भूमि पर खड़ा है। हालांकि जब बात बैलेट बॉक्स से टकराती है तो रेखाएं धुंधली होने लगती हैं। धर्म के नाम पर हम वोट देते हैं, धर्म के नाम पर हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ना हम उनसे डेवलपमेंट की बात करते, ना हम उनसे एजुकेशन की बात करते। सिर्फ धर्म के नाम पर हम उन्हें वोट दे देते हैं और उनका काम होता है हमें बांटना, सिर्फ और सिर्फ बांटना। मुसलमानों की जमीन है, मुसलमान रह जाएगा यहाँ पे, अपने इलाके में रहेगा हिंदू। यहाँ के नाम है मस्जिद। ये बिल्कुल ये बताया तो वो मस्जिद के बारे में, बस वोट मजा आ जाएगा। यह अस वर्सेस देम की कहानी उस लोकतंत्र की नींव को कमजोर करती है जिसे हमने 1950 में बनाया था।
पता है अंग्रेज़ों ने यहाँ पे शासन कैसे किया था? उनकी एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो, जिसकी वजह से वो इतने समय तक राज करके गए हमारे ऊपर। फिर क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलकर लड़े थे। इस क्रांति से अंग्रेज़ों की नींव हिल गई थी। क्यों? क्योंकि उस समय जो भी लोग थे वो अपना जाति, धर्म सब कुछ छोड़ के इस देश के लिए लड़े थे, इस देश का वर्चस्व बचाने के लिए लड़े थे। जिस पॉलिसी की वजह से वो हमारे ऊपर इतने समय तक राज करके गए, सेम वही चीज़ आज भी हो रही है, डिवाइड एंड रूल। इस सब के बारे में अभी बाद में बात करेंगे। हाँ, तो हम लोकतंत्र की बातें कर रहे थे। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना या फिर मुद्दों पर बहस करना। दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। इसका काम होता है कानून लागू करना। फिर आती है जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका। इसमें होता है कानूनों की व्याख्या करना। चौथी आती है मीडिया, कानूनों को जनता को सूचित करना। इन सब में से मैं सिर्फ मीडिया के बारे में बात करूंगा। मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन आज टीआरपी की भूख ने खबर को शोर में बदल दिया है। आज प्राइम टाइम डिबेट जानकारी देने के लिए नहीं बल्कि उकसाने के लिए होती है। जब न्यूज चैनल ही जज ज्यूरी बन जाए तो सच अक्सर शोर में खामोश हो जाता है। एक लोकतंत्र के लिए एक खामोश नागरिक से ज़्यादा खतरनाक अगर कोई है तो वह है एक गुमराह नागरिक। गाय हमारी माता है, लेकिन जो देसी गाय है वह हमारी माता है, विदेशी गाय हमारी माता नहीं है, वह गाय ही नहीं है। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। ठीक? जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं, उसका नाम है तुम। जो गाय है उसका रचना है बस इंडिकस। और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है देखिए, एक ब्रीड की गाय को नहीं माना है। ये जो बात बोल रहे हैं और जिस तरीके से बोल रहे हैं, गलती उसमें इनकी नहीं है, गलती है समाज की। क्योंकि समाज ऐसा सुनना चाहता है। समाज चाहता है बटे हुए रहना, अंधकार में रहना। आपको आदत पड़ चुकी है अंधकार में रहने की। आप चाहते हैं इसी तरीके से रहना। आपको खुद कुछ नहीं जानना, बस आपको किसी ने आगे कुछ बता दिया, उस चीज़ को मान लो। इसका ना एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले दुनिया में जो अब तक सबसे बड़ा जो सांप था वो टाइटैनोबोआ था। फिर गुजरात में उससे भी बड़े सांप के होने के साक्ष्य मिलते हैं, जिसका नाम होता है वासुकी इंडिकस। वो भारत का है, मतलब वो सांप। विदेश का है टाइटैनोबोआ, मतलब वो सांप नहीं है। वो लोग हमें बांटते गए, आप बढ़ते गए। किसी ने बोला पत्थर फेंको, उसने पत्थर फेंका। किसी ने बोला इसको काटो, उसने उसको काट दिया। आपका क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ में? हमारा देश, हमारी संस्कृति हमारे लिए सबसे पहले आती है। हमारे देश में हर जगह अलग अलग कल्चर है। अब हर 10 किलोमीटर पर भाषा बदल रही है, संस्कृति बदल रही है। अब ऐसे देश में अगर आप इन चीज़ों पर लड़ते रहेंगे, इन चीज़ों पर झगड़ते रहेंगे, आप रहेंगे कहाँ फिर? मैंने मान लिया आपने एक हिंदू राष्ट्र बना लिया, कोई सा भी राष्ट्र आपने बना लिया, मान लिया मैंने, लेकिन उसमें आपके लिए जगह कहाँ होगी उसमें? आप अपने आप को कौन सी जगह देखते हैं? इसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। अगर यूथ मुझे सुन रहा है ना, तो एक बात जानना चाहता हूँ मैं आपसे। जानना क्या, बता ही देता हूँ मैं। जब आप कोई जॉब का फॉर्म भरते हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, उसमें क्या मांगते हैं आपसे? आपकी डिग्री, आपकी नॉलेज कितनी है, आपको एक्सपीरियंस कितना है। और एक और चीज़ होती है उसमें कि आपके ऊपर कोई पुलिस केस हुआ है या नहीं हुआ। आप अगर 4th ग्रेड की भी नौकरी चाहिए आपको, तो भी आपको एक डिग्री लगेगी। वहीं पे अगर आपको एक मंत्री बनना है, विधायक बनना है, भले आपके पास कोई डिग्री हो ना हो, भले आप पढ़े लिखे हों या ना हो,
शिक्षा मंत्री है, उसे शिक्षा नहीं आती, उसे शिक्षा का ही ज्ञान नहीं है। सब चीज़ छोड़िए, क्या किसी हॉस्पिटल में जो ऑर्थो का डॉक्टर है, वो आँखों का इलाज कर सकता है? या फिर उसे कुछ भी नहीं आता डॉक्टर हैं जी, कहाँ से पढ़ी आपने? कि पढ़े नहीं है, प्रैक्टिशनर हैं। बस जाके वो बैठा दिया उस गद्दी पे। उसे कुछ भी नहीं आता कि डॉक्टरेट का होता क्या है, कुछ भी एबीसीडी कुछ नहीं आता। वो खुद सोचिए आप, वो मरीजों को मारेगा नहीं तो क्या करेगा? होगा क्या इस चीज़ से? आपने बस उसको सीट बैठा दिया, यार ये हमारे साइड का है, हमारे धर्म का है ये, इसलिए बैठा देते हैं इसको। करेगा क्या? हमारे भविष्य के लिए ये आदमी क्या करेगा? वो देखा जाएगा सब। भगवान भरोसे छोड़ो सब चीज़। आपके बच्चे, हमारे बच्चे इसका समर्थन करेंगे, पूरा समर्थन करेंगे, मर जाएँगे, मिट जाएँगे, लेकिन समर्थन इसी का करेंगे। और सर वो डॉक्टर साहब के बच्चे, वो तो कहीं नहीं, वो विदेशों में पढ़ने लिए गए हैं, यहाँ पे है नहीं ना एजुकेशन का। हाँ, एजुकेशन से एक बात याद आई मेरे को। उनका कैसे बनाया शुभकामनाएं वगैरह बताई, उन्होंने मुझे कहा कि मैं भारत जाना चाहता हूं। मैंने कहा, स्वागत है आपका, जुड़ाइए। तो कहा, लेकिन मैं गुजरात जाना चाहता हूं। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव मंडल जाना चाहता हूं। मैंने कहा, क्या बात है, आपने आपका कार्यक्रम बना दिया है। बोले, तुम्हें मालूम है क्यों? मैंने कहा, नहीं, मेरी बात है। तो बोले, मेरा और तुम्हारा एक्सप्रेशन आता है। मैंने कहा, क्या? ह्यूएन सांग जो चाइनीज फिलोसोफर था, वो सबसे ज्यादा समय तुम्हारे गांव में रहा था, लेकिन वापस जब आया चाइना तो मेरे गांव में रहा था। तो बोले, हम दोनों का ये करेक्ट है। पर ना मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जब ह्यूएन भारत आया था ना, तो वो भीनमाल आया था। भीनमाल क्यों आया था? पढ़ने के लिए। तो आप खुद सोचिए, आपके गांव में जब वो यहाँ से वापस जा रहा है तो वो आपके गांव में रुक रहा है ना, है वो उनके गांव का, ये बड़ी बात है। या फिर आज चीन जिस लेवल पे है ना, वहाँ से कोई इंसान पढ़ने के लिए भारत आ रहा है, वो बड़ी बात है। फिर आज हम वो चीज़ बोल नहीं सकते, क्यों नहीं बोल सकते? शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है पता है आपको? कहीं पे स्कूल गिर रहा है, कहीं पे स्कूल बंद किए जा रहे हैं। कितने स्कूल बंद किए हैं वो बता दूंगा आपको मैं। छोड़ो, कभी बाद में बात करेंगे इसकी। हाँ, तो हम डिग्री की बात कर रहे थे। अगर आपको एक चपरासी की नौकरी भी चाहिए तो आपको एक डिग्री चाहिए, फिर पेपर पास करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर पता चलेगा, कट ऑफ आएगी, फिर सिलेक्शन होगा या ना होगा ये पता चलेगा। वहीं पे अगर आपको एक नेता बनना है ना, तो आपको कोई डिग्री चाहिए ना, कोई क्राइम कर रखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा सब। आज की दुनिया सरल नहीं है, हमारे सामने एआई, ग्लोबल इकोनॉमी, ऐसी अनेकों चुनौतियां हैं। तो इनके लिए ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो डेटा पढ़ सकें, ना कि सिर्फ भाषण, जो भावनाओं से ऊपर उठकर विज़न ला सकें। अगर हम बिना ट्रेनिंग वाले व्यक्ति को हवाई जहाज़ नहीं उड़ाने देते तो देश की जो बागडोर है वो ऐसे हाथों में क्यों? वैसे ना, इस चीज़ में अगर मैं सरकार की आलोचना ना करके लोगों की, समाज की आलोचना करूं तो बेहतर रहेगा। आप सिर्फ जाति देख के, धर्म देख के किसी को चुन लेते हैं, उसको वोट दे देते हैं। सरकार में जो भी है, कोई भी पार्टी हो, उन्हें पता है उन्हें क्या चाहिए। उन्हें चाहिए सिर्फ वोट, कैसे भी आए, कहीं से भी आए, उन्हें बस शासन में रहना है। उन्हें पता है कि ये जनता ऐसी है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट देती है लोगों को। तो ऑब्वियस सी बात है, वो अपनी पार्टी में ऐसे ही लोगों को चुनेंगे ना, ऐसे ही लोगों को लेके आएंगे। अब अगर आप उस चीज़ का बहिष्कार करें कि हमें जो हमारा जो प्रतिनिधि है ना, उसे इस चीज़ की इतनी नॉलेज होनी चाहिए, उसे इस चीज़ का इतना ज्ञान होना चाहिए, तो वो बाध्य होंगे इस चीज़ में। वो नहीं लेके आएंगे ऐसे मंत्रियों को, ऐसे नेताओं को उठा उठा के आपके पास में। ऐसे बहकावे में ना आए, चकाचौंध भरी ज़िंदगी से हट के थोड़ा सोचें, सामने सामने फोकस करके थोड़ा सोचें कि आपको कैसा नेता चाहिए, कैसा प्रतिनिधि चाहिए अपना। वो आपके लिए क्या कर सकता है, सिर्फ आपके धर्म के लिए नहीं, वो आपके लिए क्या कर सकता है। धर्म के लिए आप बहुत हैं, धर्म इतना कमज़ोर नहीं है कि उसे बचाने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़े। आगे की बात कभी और करेंगे, बस इतना बोल रहा हूँ मैं, लोकतंत्र कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, यह एक माली का काम है, इसे लगातार देखभाल की ज़रूरत है। धर्म ने भारत को उसकी आत्मा दी है, लेकिन लोकतंत्र ने इसे रीढ़ की हड्डी दी है। सवाल यह नहीं है कि धर्म होना चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई के रूप में वोट करते हैं, या अंततः हम एक भारतीय के रूप में वोट करेंगे। आगे मैं बहुत सारे मुद्दे उठाऊंगा, धीरे धीरे सारे मुद्दे उठाऊंगा। सबकी बातें करनी है मेरे को एक वीडियो में, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं।
थोड़ा सा वेट करिए, आगे भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। विद प्रूफ, विद फैक्ट, व्हाट्सएप हिस्ट्री के ज्ञान के साथ में नहीं, असली इतिहास के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।